तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 3 शुरू होता है 1960 में डैलस टेक्सास में फंसे हुए क्लाउस के फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं कि क्लाउस एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां का ओनर उसे वहां से धक्के मार के निकाल देता है, जिसकी वजह से क्लाउस बाहर स्ट्रीट पे गिर जाता है। और तभी एक अमीर औरत उसे उठाती है और कहती है कि वो इस गरीब की हेल्प करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस उसकी रिंग को देखकर लालच में आ जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लाउस अपनी पावर के हेल्प से बेन के जरिए खुद को हवा में उठा लेता है, जिसकी वजह से लोग उसको पूजने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है क्लाउस के बाबा बनने की कहानी। आगे हम देखते हैं कि क्लाउस 1961 में मेक्सिको में था और वो एक टूरिस्ट बस में ट्रैवल कर रहा था अपने भक्तों के साथ। और वहाँ हम उस आदमी को देख सकते हैं जो हमें प्रीवियस एपिसोड में दिखाया गया था जेल में। और यहीं हमें बस के नीचे वाले फ्लोर में दिखाया जाता है कि बेन को एक लड़की पसंद आ गई है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि 1962 में क्लाउस वाराणसी आया था, यानी हमारे इंडिया में। और फिर हम देखते हैं कि वो नदी में डुबकी लगा के निकलता है और फिर लोग उसे हार पहनाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो 1963 के सैन फ्रांसिस्को में था, जहाँ लोग उसे घेर के छूने लगते हैं, जिससे वो परेशान हो रहा था। फिर वो सबसे कहता है कि चलो ऊपर वाले की फरियाद करते हैं, जिसमें वो सभी अपने हाथ ऊपर करते हैं और आंख बंद करके मंत्र जपते हैं। तभी क्लाउस नीचे झुकता है और धीरे से वहाँ खड़ी एक कार लेकर निकल देता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ लायला डिएगो की मरहम पट्टी कर रही होती है। तभी वहाँ नंबर 5 आ जाता है और कहता है, ओह तो ये जिंदा है। जिसपे लायला कहती है कि अच्छा तो तुम्हें अफसोस हो रहा है। जिसपे नंबर 5 कहता है कि हाँ, तुम्हें देखकर हमेशा होता है। और फिर वो रुई लेकर अपने गले की चोट पे रब कर रहा होता है। जिसपे लायला कहती है कि क्या हुआ, शेविंग करते वक्त काट लिया, तुम कहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिसपे नंबर 5 कहता है कि नहीं, ये उसके एक फैमिली फ्रेंड ने किया। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या कार में कहीं जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक ट्रक रुकता है, जिसमें से एक आदमी निकलता है टॉर्च लेकर और उसे हाथ दिखा रहा होता है। ये बंदा और कोई नहीं, द कमीशन के भेजे हुए 3 लोगों में से एक था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और वान्या को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी वान्या कार स्टार्ट करके आगे निकल जाती है। अब वो लोग उस पर शूट करते हैं, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वान्या कार से निकल के खेत में भाग जाती है। अब यहाँ वो तीनों वान्या को पूरे खेत में चेस करते हैं, काफ़ी फायरिंग भी होती है। फिर एक टाइम पे वान्या के सामने एक बंदा आ जाता है और जैसे ही वो वान्या पे गोली चलाता है, वान्या अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेती है और उस बुलेट को फोड़ देती है। और उसके साथ साथ एक बड़ा सा शॉक वेव इमिट करती है, जिससे कि वो तीनों दूर जा गिरते हैं और फिर वान्या वहाँ से बच के निकल जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलियट कुछ कर रहा होता है। तभी किसी मशीन का अलर्ट सिग्नल ऑन हो जाता है, जिसपे एलियट नंबर 5 को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी लगाई हुई मशीन आवाज़ दे रही है। तभी नंबर 5 वहाँ आ जाता है और कहता है कि कौन सी वाली, जिसपे एलियट बताता है कि एटमॉस्फेरिक रेडार वाली। अब यहाँ पे एलियट पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, जिसपे नंबर 5 बताता है कि वो साउंड वेव्स को ट्रैक कर रहा है और अब उसे पता चल गया है कि वान्या कहाँ पे है। फिर वो टेलीपोर्ट होके कहीं चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं लूथर को, जो कि अपने मॉर्निंग वॉक पे निकलता है और तभी उसे एक लड़की दिखती है, जिसे वो झटके से देखता है तो उसे लगता है कि वो एलिसन है। और जैसे ही वो उसकी तरफ घूमता है तो उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बट जब वो उठ के देखता है तो वो एलिसन नहीं, कोई और थी। फिर लूथर वहाँ से मुंह बना के निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या खेत में छुप के बैठी हुई थी। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नंबर 5 आ जाता है और आके कहता है, हेलो वान्या। जिस पे वान्या कहती है कि तुम कौन हो, जिस पे नंबर 5 कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जिस पे वान्या शॉक होके कहती है कि मेरा भाई भी है। फिर नंबर 5 कहता है कि देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो तुम यहाँ रुक कर उनके वापस आने का इंतज़ार करो ताकि वो तुम्हें मार दें, या फिर तुम मेरे साथ चलो। जिस पे वान्या उसके साथ जाने लगती है और नंबर 5 से पूछती है कि वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जिस पे नंबर 5 बताता है कि वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। जिस पे वान्या कहती है कि डैलस में। तभी नंबर 5 कहता है कि नहीं, 1963 में। और फिर वो लोग खेत से थोड़ा बाहर निकलते हैं। तभी वान्या कहती है, ओह शिट। जिसमें नंबर 5 कहता है, होश उड़ गए ना, तुम्हारा पावर अभी भी पावरफुल है, चलो अब चलते हैं यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वान्या ने अनजाने में अपने पावर से कितना बड़ा स्पेस बना दिया था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ जैक कुछ सिलाई कर रहा होता है। अब वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। तभी जैक बताता है कि तुम्हें कुछ तगड़ा खाना चाहिए
क्योंकि आज बहुत ही गजब की फाइट होने वाली है। आज काफ़ी लोग तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लूथर जैक से कहता है कि आपकी बहुत जान पहचान है ना, जिनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो किसी को भी ढूंढ सकते हैं। जिस पे जैक पूछता है किसे ढूंढना चाहते हो, उसका नाम मुझे दे दो। जिस पे लूथर खुश हो जाता है और एक पेपर पे एलिसन हारग्रीव्स लिख के दे देता है। जिस पे जैक पूछता है कि ये कौन है, तुम्हारी एक्स? जिस पे लूथर कहता है कि हाँ वैसा ही कुछ। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन क्लाउस के घर पे आती है और जब डोरबेल बजाने पे कोई नहीं आता तो वो साइड से जाती है और पूल में देखती है कि क्लाउस पानी में लेटा हुआ था। और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगाते हैं और एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्लाउस उसे बैठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफ़ी कुछ पूछना है। अब वो दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहीं पे क्लाउस एलिसन से पूछता है तुम अपने बारे में बताओ। जिस पे एलिसन बताती है कि वो साउथ डैलस में रहती है और वो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजर भी है अपने पति के साथ। जिस पे वो अपने पति का नाम रेमंड चेस्टनट बताती है। जिस पे क्लाउस कहता है कि कहीं वो इस वक्त जेल में तो नहीं। जिस पे एलिसन कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पे क्लाउस कहता है कि मैं अभी अभी जेल की हवा खा के आ रहा हूँ। अब यहाँ पे एलिसन बताती है कि हम लोग एक बहुत बड़े धरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने रे पर एक झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया। जिस पे क्लाउस कहता है कि तुम उसे अपनी पावर्स यूज करके निकाल दो। जिस पे एलिसन बताती है कि नहीं, उसने उस रात के बाद कभी पावर्स यूज नहीं की, यानी कि जब वान्या ने एलिसन के थ्रोट पे अटैक किया था तो उसके बाद से उसने अपनी पावर्स कभी यूज नहीं की और अब उसे बिना पावर्स के सब कुछ हासिल करने में काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुकून मिल रहा है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हैंडलर एक एक्वेरियम हाउस में जाती है जहां वो देखती है कि एक बच्चा फिश टैंक पे टैप कर रहा होता है। जिस पे हैंडलर कहती है कि फिश टैंक पे आवाज करना मछलियों को पसंद नहीं, उससे उन्हें चिढ़ होने लगती है। अब वो उस बच्चे को काफी सारी बातें बताती है, जिसके बाद भी वो बच्चा फिश टैंक पे टैप कर रहा होता है। जिस पे हैंडलर कहती है कि अगर एक और बार भी तुमने फिश टैंक पे टैप किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके इन मछलियों को खिला दूंगी। जिस पे उस बच्चे की फट जाती है और वो वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन अपने ब्यूटी पार्लर में मीटिंग रखी हुई थी। तभी उस ब्यूटी पार्लर की ओनर कहती है कि अभी रे कैसा है। जिस पे एलिसन कहती है कि रे है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी एक आदमी कहता है कि हमें इस धरने को पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि रे के बिना ये सही नहीं लग रहा। जिस पे एलिसन काफ़ी इंसिस्ट करती है कि उन्हें धरना देना चाहिए। फिर एलिसन कहती है कि उन्हें वोटिंग करनी चाहिए, जिस पे वो बंदा फिर से ऑब्जेक्ट करने लगता है। तभी पार्लर की ओनर उसे अच्छा खासा सुना के चुप करा देती है और एलिसन से बोलने को कहती है। जिस पे एलिसन बताती है कि उन्होंने इस धरने के लिए महीनों से तैयारी की है और अब जो उनके पास एक मौका है तो उसे गवा नहीं सकते, रे के लिए भी नहीं। और फिर यहाँ पे वोटिंग होती है जिसमें मेजॉरिटी वोट एलिसन को मिलते हैं, तो बाकियों को न चाहते हुए भी उनके प्लान पे एग्री होना पड़ता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। फिर उसकी सैंडविच पर 4 होल्स आ जाते हैं और वो सैंडविच हवा में उठता है और शीशे पे जाके टकरा जाता है। जिसके बाद वहाँ का टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है और उसमें लिखता है कि चेस्टनट को छोड़ दो या फिर मर जाओ। अब हम इजीली जान सकते हैं कि ये किसका काम था। ऑब्वियसली क्लाउस की पावर की हेल्प से बेन ये सब कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले की फट जाती है और वो रेमंड को रिहा कर देता है। और जैसे ही रेमंड वहाँ से निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे क्लाउस बैठा हुआ था। तब रे उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ से निकलवाया। जिस पे क्लाउस कहता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी पहुँच काफ़ी ऊपर तक है। फिर यहीं पे क्लाउस रेमंड को बताता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या और नंबर 5 एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वान्या पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ। जिस पे नंबर 5 उसे सब कुछ बता देता है। नंबर 5 उससे कहता है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हें एक सन की करोड़पति ने खरीद लिया था और तुम्हें पाला, और तुम्हारे साथ 6 भाई बहन और थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। और फिर 2019 में कयामत से बचने के लिए हमने एक वॉर्टेक्स में जंप किया और किस्मत से हम लोग अलग अलग साल में लेकिन एक ही जगह पहुंच गए, यहीं डैलस में। जिस पे वान्या पूछती है कि कयामत से क्या मतलब है। जिस पे नंबर 5 बताता है कि तुम्हें सच में कुछ याद नहीं, तुम्हें आखिरी चीज़ क्या याद है। जिस पे वान्या बताती है कि उसे 1 महीने पहले का कुछ भी याद नहीं, उसे बस इतना याद है कि वो किसी गली में थी और वहाँ से निकलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था। और फिर वो पूछती है कि उस कयामत की वजह क्या थी। जिस पे नंबर 5 बताता है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, मून के काफ़ी सारे टुकड़े हुए और वो धरती पे आ गिरे,
जैसे डायनासोर खत्म हुए थे सेम वैसे ही, लेकिन उससे भी बुरी तरह से। जिसपे वान्या कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो। जिसपे नंबर 5 बताता है कि मैंने खुद देखा, तुम भी वहाँ थी, हम सब वहाँ थे। जिसपे वान्या किसी को कॉल करने चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हार्लन म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उसका म्यूजिक प्लेयर रुक जाता है और जब वो उसे ठीक करने लगता है तो और खराब हो जाता है। जिसपे वो परेशान होकर उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ सीसी आ जाती है और उस प्लेयर को ठीक करने लगती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। जिसपे हार्लन डिस्टर्ब होने लगता है और वहाँ रखी डीवीडीज उठाकर फेंकने लगता है। जिसपे सीसी उसे रोकती है और तभी हार्लन उसे काट लेता है। फिर वो किसी तरह उसे शांत कराती है और जाकर कॉल उठाती है। और जब वो कॉल उठाती है तो उस कॉल पे वान्या बात कर रही होती है और सीसी वान्या के बारे में जान के काफ़ी अच्छा फील करती है। तभी वान्या बताती है कि उसे उसका छोटा भाई मिल गया। जिसपे वान्या पूछती है कि हार्लन कैसा है। तभी सीसी बताती है कि उसका म्यूजिक प्लेयर टूट गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा है। और फिर वो वान्या से पूछती है कि तुम यहाँ कब आ रही हो। जिसपे वान्या बताती है कि जितना जल्दी हो सके। तभी नंबर 5 जबरदस्ती कॉल रख देता है और तभी वान्या कहती है कि ये तुमने क्या किया, मैं उससे बात कर रही थी ना। जिसपे नंबर 5 बताता है कि तुम जिससे भी बात कर रही थी वो दुनिया बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और द कमीशन के गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं और वो रुकने वाले नहीं हैं। तो हमें एक साथ रहना होगा और जल्द से जल्द सबको ढूंढ के क़यामत को रोकना होगा। तो मुझे समझ रही हो? तो अब चलो यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि वान्या फ़ोन रख के उसके साथ जाने लगती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो की आँख खुलती है और वो फिर से उठ के कुछ छानबीन करने जाने लगता है। जिसपे लायला उसके घाव को लकड़ी से दबा देती है, जिसकी वजह से डिएगो वापस बेड पे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि लायला और डिएगो आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहीं पे लायला उसे बताती है कि कल रात जब उसने डिएगो को ढूंढा तो उसे लगा कि वो मर गया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी सेम ऐसे ही उसे मिले थे। वो लिविंग रूम में मरे हुए थे, घर में चोरी हुई थी। फिर डिएगो पूछता है कि तब तुम कितने साल की थी। जिसपे लायला बताती है कि वो बस 4 साल की थी। फिर डिएगो पूछता है कि तो तुमने ये डॉक्टर के सामने क्यों नहीं बताया। जिस पे लायला बताती है कि ये बात आज तक उसने किसी से नहीं बताई। उसके बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल आता है एंड देन दे डू इट। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर खाना खा रहा होता है। तभी पीछे से जैक आता है और उसे एक एड्रेस देता है। जिस पे लूथर कहता है कि तुमने उसे ढूंढ लिया। जिस पे जैक बताते हैं कि हाँ, वो साउथ डेलस में रहती है और वो काफ़ी अतरंगी जगह है। आई होप कि तुम्हारी चॉइस भी अतरंगी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लूथर काफ़ी खुश हो जाता है और फिर अपनी कार लेकर एलिसन के घर पे रुकता है। और जैसे ही वो उसके डोर के सामने आता है तभी पीछे से रेमंड आ जाता है और उससे कहता है कि माफ़ करना, तुम्हें किससे मिलना है। जिस पे लूथर कहता है कि वो एलिसन हारग्रीव से मिलना चाहता है। जिस पे रेमंड बताता है कि तुम्हारा मतलब एलिसन चेस्टनट, वो मेरी बीवी है। और फिर हम देखते हैं कि लूथर अंदर बैठा हुआ है और उसे पता चलता है कि एलिसन और रेमंड की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पे वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। रेमंड उससे पूछता है कि एलिसन ने उसे बताया था कि नॉर्थ डेलस में उसकी फैमिली रहती है, लेकिन उसने तुम्हारे जैसे भाई के बारे में कभी मेंशन नहीं किया। जिस पे लूथर बताता है कि वो इसलिए क्योंकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। अब वो दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी रेमंड को एक कॉल आता है और फिर रेमंड वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लूथर से पूछता है कि एलिसन के लिए कोई मैसेज है तो बताओ। जिस पे लूथर कहता है कि प्लीज़ उससे कहना कि मुझे उससे बात करनी है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन एक रेस्टोरेंट में जाती है और एक सीट पे बैठती है। तभी वहाँ का एक आदमी कहता है कि निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। जिस पे एलिसन कहती है कि मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर क्या लिखा है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। जिस पे एलिसन कहती है कि मुझे 7 भाषाएं आती हैं। जिस पे एक बंदा कहता है कि ओह तो तुम स्मार्ट हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। जिस पे एलिसन कहती है कि हम सब यहाँ खाना खाने आए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस अपनी कार में एक शॉप के सामने रुकता है, जिसके बाद वो शॉप में जाता है और वहाँ उसे डेव मिलता है जो कि अभी एक टीनेजर था। और तब क्लाउस उससे बात करता है, जहाँ डेव काफ़ी कंफ्यूज होने लगता है। तभी क्लाउस कहता है कि वो यहाँ पेंट लेने आया है और फिर वो पिंक पेंट लेता है। तभी उसे याद आता है कि कैसे वियतनाम वॉर में डेव की जान चली गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस पेंट लेता है और वापस कार में आके बैठ जाता है। तभी बेन और क्लाउस काफ़ी बहस करते हैं। बेन कहता है कि तुम उस बच्चे को कंफ्यूज कर दोगे। जिस पे क्लाउस कहता है कि प्लीज़ बस 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं डेव को समझा सकूं कि वो आर्मी में हिस्सा ना ले,
ताकि वियतनाम वॉर में मरने से उसकी जान बचा सकूं। तभी बेन कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि जो कुछ भी होगा तुम इसे हैंडल कर लोगे, जिस पे क्लाउस कहता है कि हाँ वो सब संभाल लेगा। और तभी वो देखता है कई सारे पुलिस कार्स को जाते हुए और उसे लगता है कि एलिसन खतरे में है। अगले सीन में हम देखते हैं रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे सब लोग धरना रखने वालों को भगा रहे थे। तभी वहाँ रे भी आ जाता है और एलिसन के बगल में बैठ जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर की फाइट चल रही थी और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वान्या और नंबर 5 भी आ जाते हैं। तभी फाइट के बीच लूथर को सब कुछ याद आने लगता है, जिससे लूथर को काफ़ी बुरा लगता है और उसी बीच उसे 2-3 पंच पड़ जाते हैं। तभी लूथर कहता है कि मारो मुझे, और फिर वो सामने वाले से खुद को पिटवाने लगता है, जिस पे वान्या और नंबर 5 कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर लूथर लड़ क्यों नहीं रहा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में अभी भी धरना चल रहा था। तभी एलिसन रेमंड से पूछती है कि आखिर हुआ क्या, जिस पे रे बताता है आज उसकी जमानत कराई एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने और वो खुद को मेरा साला बता रहा था। जिस पे एलिसन कहती है कि अच्छा वो क्लाउस होगा। तभी रे कहता है कि इतना ही नहीं, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे एक गोरिल्ला के जैसे दिखने वाला श्वेत आदमी मिला जो कि तुम्हें ढूंढ रहा था, और ख़ास बात तो ये है कि वो भी खुद को तुम्हारा भाई बता रहा था। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस रेस्टोरेंट का एक वेटर एलिसन के ऊपर चाय गिरा देता है, जिससे एलिसन चेयर से उठ जाती है। और जब रेमंड उठकर एलिसन की हेल्प करने जाता है तो पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं और एलिसन को टेबल पे दबा देते हैं, और दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले रेमंड को टेबल पे दबाकर मारने लगते हैं। अब यहाँ पे एलिसन बहुत ट्राई करती है कि वो रेमंड को बचा ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। तभी पुलिस आती है और बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। तभी एक लड़की पीछे से आती है और पुलिस वाले को खींच देती है, जिससे एलिसन छूट जाती है और वो जाती है रेमंड को बचाने। अब यहाँ पूरी स्ट्रीट पे हंगामा मच चुका था और वहीं 2 पुलिस वाले मिलकर रेमंड को पीट रहे थे। फिर एलिसन किसी तरह वहाँ जाती है और उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेती है और उस पर अपनी पावर यूज़ करती है। वो उससे कहती है कि मैंने अफवाह सुनी है कि तुम यहाँ से चले गए, और फिर वो पुलिस वाला अपना बैट रखता है और वहाँ से चला जाता है। और इस वजह से रे डर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उससे क्या कहा, जिस पे एलिसन हड़बड़ाने लगती है और कहती है कि मैंने बस उससे कहा कि तुम्हें अकेला छोड़ दे। जिस पे रे कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक काली औरत एक गोरे पुलिस वाले से कुछ कहे और उसकी बात मान ले। अब यहाँ एलिसन रे को उठा रही होती है, लेकिन रे उससे दूर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से क्लाउस आता है और एलिसन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर की फाइट चल रही होती है और यहाँ पे लूथर काफ़ी पिट रहा होता है। तभी वो सामने वाले से कहता है कि और ताकत लगाओ, क्या तुम में पावर नहीं बची। और फिर वो बंदा लूथर को काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है और लूथर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लायला डिएगो के बगल में सोई हुई थी। फिर वो उठकर अपने कपड़े पहनती है और बाहर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी उसी एक्वेरियम हाउस में जाती है जहाँ हैंडलर आई थी, और फिर उसे एक फिश टैंक में रखे हुए ट्रेजर बॉक्स में एक रूम की चाबी मिलती है, जिसे वो ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लायला एक रूम में जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर वो बेड पर लेट कर कहती है कि क्या मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हैंडलर आ जाती है और यहाँ पर लायला उसे मॉम कह के बुलाती है, और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।